पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप, प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून इंडियाज #1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम और खास पेशकश के साथ मैं हूं अजीत। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। दिन गुजरने के साथ ही चुनावी महासंग्राम का एक एक चरण गुजरता जा रहा है। वो दिन करीब आने लग गया है कि जब देश की सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी ये तय हो जाएगा। आज से महज 28 दिन बाद ये तय होगा कि आखिर हिंदुस्तान ने किसे अपना रहनुमा चुना है। लेकिन 28 दिनों के इस सफर में अजीत सबसे निर्णायक वक्त आज ही बीता लग रहा है। 121 सीटों पर चुनाव था। जी बिल्कुल, 5वें चरण में देश के 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान हुआ है और ये वो सीटें हैं जिनमें बेहतर प्रदर्शन किसी भी दल को दिल्ली के ताज के करीब पहुंचा सकता है। खासकर बीजेपी के लिए ये 121 सीटें खासी अहम है क्योंकि इनमें से 100 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का सीधा प्रभाव है। यानी आज का दिन न केवल मोदी की लहर की कसौटी साबित होने वाला है, बल्कि आज जिन 121 सीटों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुई है उनका राज खुलते ही देश की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएगी। आज बड़ी बहस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस 121 में कौन होगा 21। तो अपने दर्शकों को बता दें 121 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, वहीं ओडिशा की 77 और वेस्ट बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। लेकिन अगर 121 सीटों पर बात करें तो नतीजा तय करेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। खासतौर पर बीजेपी के लिए इन सीटों में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर इस चरण में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो पार्टी की महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी इन सीटों में से ज्यादा हासिल करने में कामयाब रही, इन सीटों से ज्यादा अगर सीट मिलती है उसे, तो नरेंद्र मोदी के लिए साउथ ब्लॉक की दूरी कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इन 121 सीटों का सियासी मतलब इतना अहम क्यों है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। 9 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव का एक और चरण गुजर गया। 5वें चरण में 12 राज्यों की 121 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। ये वो सीटें हैं जो दिल्ली में बनने वाली अगली सरकार के लिए खासा अहम रोल अदा करने वाली हैं। खासकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही चरण है, क्योंकि इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वहां अगर बीजेपी ने मजबूत आधार तैयार कर लिया तो नरेंद्र मोदी के लिए साउथ ब्लॉक से दूरी काफी कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बीजेपी को जहां अपने पुराने रिकॉर्ड में सुधार करना होगा, वहीं नए इलाकों में पैठ मजबूत करनी होगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनौती सबसे ज्यादा है। इनमें ओडिशा की 11 सीटें हैं जो बीजू जनता दल के प्रभाव वाली हैं, जबकि इस चरण में उत्तरी बंगाल की जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं उन पर जीत हासिल करना भी बीजेपी के लिए काफी अहम है। इसके अलावा इस चरण में 100 सीटें ऐसी हैं जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर राज्यों से हैं। ये वो राज्य हैं जहां सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की कथित लहर का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब जब इन सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो चुका है तो इस बात की सच्चाई 16 मई को ही सामने आ पाएगी कि इन इलाकों में वाकई लहर थी भी या नहीं। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह है कि 2009 में बीजेपी ने इन 121 सीटों में से अपने सहयोगी दलों के साथ 50 से ज्यादा सीटें जीती थी। लेकिन तब से अब तक गंगा, नर्मदा और गोदावरी का काफी पानी बह चुका है। 5वें चरण के चुनाव में कर्नाटक की जिन 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें 2009 में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी, जबकि बिहार की 7 सीटों में से अपने तत्कालीन सहयोगी जेडीयू के साथ एनडीए को कुल 6 सीटें मिली थी। लेकिन पिछले 5 सालों में इन दोनों राज्यों की सियासत में खासी उथल पुथल रही है। येदियुरप्पा का बीजेपी से बाहर किया जाना, कर्नाटक में सत्ता गंवा देना जैसे घटनाक्रम बीजेपी को बड़ा झटका दे चुके हैं। हालांकि येदियुरप्पा की वापसी के बाद बीजेपी कैडर फिर जोश में है, लेकिन येदियुरप्पा का आना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा या नुकसान का, इसका फैसला चुनावी नतीजे करेंगे।
वहीं बिहार की जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें 2009 में जेडीयू के खाते में 5 जबकि बीजेपी को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। यानी इस चरण के चुनाव में बिहार में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और 7 में से 1 से ज्यादा जितनी भी सीटें बीजेपी को मिलेंगी वो बोनस पॉइंट ही होंगी। इस चरण में बिहार की 2 सीटों पर राबड़ी देवी और मीसा भारती भी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन बीजेपी को रामविलास पासवान के गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा के कुर्मी वोट बैंक और मोदी लहर से बड़ी आस है। यानी कर्नाटक और बिहार वो राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए संभावनाएं तो हैं, लेकिन लगातार बीजेपी का उड़ता गिरता ग्राफ पार्टी के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अंबुजेश कुमार, जी संगम। तो 5वें चरण के चुनाव में हिंदी बेल्ट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने भी जरूरी है। खासकर बीजेपी के नजरिए से यूपी, बिहार और राजस्थान में कमाल करना फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां बीजेपी की असली परीक्षा है। मध्य प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी के लिए बोनस पॉइंट साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए हिंदी हार्टलैंड में भी अपनी स्थिति पहले से मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके नरेंद्र मोदी के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। बीजेपी के नजरिए से अच्छी बात यह है कि इन राज्यों में बीजेपी के लिए संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। इन्हीं राज्यों में से हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां 2009 में अलग अलग नतीजे आए थे। इस चरण में राजस्थान की जिन 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें पिछली बार कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी और सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस से छूटी थी। इस बार मोदी लहर और वसुंधरा राजे के करिश्मे के सहारे बीजेपी को अपने लिए संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो पिछले चुनाव में भी इस चरण की 10 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। इस चरण की कुल 10 सीटों में से 8 बीजेपी के खाते आई थी। इसी तरह झारखंड की इस चरण की 6 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते आई थी। तो छत्तीसगढ़ में जिन 3 सीटों पर चुनाव हुआ है वो तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी यहाँ बीजेपी को न केवल अपना प्रदर्शन बरकरार रखना होगा बल्कि उसे बेहतर बनाना होगा, ऐसे वक्त में जबकि झारखंड में बीजेपी और शिबू सोरेन का तालमेल टूट चुका है और आरजेडी, जेवीएम और कांग्रेस जैसी पार्टियां यहाँ के मुकाबले को बहुकोणीय बना रही हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो इस चरण में कुल 19 सीटों पर मतदान हुआ है। ये सीटें पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र से आती हैं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को यहाँ पिछली बार 7 सीटें मिली थी। इस इलाके में हालांकि एमएनएस का प्रभाव कुछ खास नहीं है, लिहाजा यहाँ सीधा मुकाबला एनसीपी कांग्रेस गठबंधन से हो रहा है। लेकिन इस बार इस गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। महाराष्ट्र का ये इलाका शुगर बेल्ट है और इस इलाके में गन्ना किसान सरकार से खासे नाराज हैं। कुछ समय पहले आए आंधी तूफान की वजह से भी यहाँ किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा यहाँ एंटी इनकम्बेंसी की जबरदस्त लहर है। इन सबके अलावा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में भी अपना नंबर बढ़ाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार जिन 11 सीटों पर यूपी में वोटिंग हुई है 2009 में उनमें सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के हिस्से आई थी। ये सीटें थी पीलीभीत और आंवला। रुहेलखंड की सीटों पर एसपी और मुलायम सिंह का प्रभाव खासा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर लगभग 30% हैं। ऐसे में इन 11 सीटों में से बीजेपी को 2 से ज्यादा जो भी सीटें मिलेंगी वो बोनस होंगी। कथित मोदी लहर के सीधे प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी के लिए चुनौतियां खासी बड़ी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट भी बीजेपी के निशाने पर है, जहां 1996 की जीत के बाद पार्टी को हमेशा ही हार का मुंह देखना पड़ा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की 4 सीटें ये तय करेंगी कि यहाँ बीजेपी के लिए कितना स्कोप हो सकता है। इन 4 में से दार्जिलिंग सीट भी एक है। मतलब ये इस बार की 121 सीटें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी और अहम चुनौती की तरह है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए इस चुनाव में दशा और दिशा तय कर सकती हैं। पिछली बार इन 121 सीटों में से 50 सीटें एनडीए के खाते में थी और इस चरण की 100 सीटों में बीजेपी का कभी न कभी दखल रहा है। ऐसे में अगर ये चरण बीजेपी के लिए लकी साबित होता है तो इस चुनाव में पार्टी की नैया पार लग जाएगी और अगर इस बार चूक गए तो समझो सब चूक गए। अंबुजेश कुमार, जी संगम। यानी कि साफ है कि आज की 121 सीटों पर रिजल्ट आना कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल यहाँ बीजेपी को केंद्र में रखकर इसलिए भी विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां मोदी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। इतना ही नहीं, बीते साल विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हैट्रिक, राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता छीनकर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत होने का इशारा किया था। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में बीजेपी की राह आसान नहीं है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे पैनल का परिचय आप तक करा देते हैं। जी संगम के संपादक वासेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं, ग्वालियर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा मौजूद हैं और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेन्द्र शर्मा मौजूद हैं। आप तीनों का इस डिबेट में स्वागत है। सबसे पहले एक ओपनिंग कमेंट एडिटर की ओर से। वासेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सबसे ज्यादा सीटें ना 121, जिसमें क्षेत्रीय दल भी हैं, परंपरागत
परंपरागत दल भी हैं, जिसमें हिंदी बेल्ट भी है, जिसमें दक्षिण भी है, जिसमें जम्मू भी है, कर्नाटक भी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? निहारिका, मुझे लगता है कि जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड आज भी देखने को मिला है, उस वोटिंग ट्रेंड पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में इस बार भी जो वोटिंग ट्रेंड रहा है या जो पोलिंग परसेंटेज रहा है वह देश के बाकी राज्यों की तुलना में उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाकी राज्यों में देखने को मिला है। दूसरी खास बात यह है कि मध्य प्रदेश तो पहले से ही बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है और शिवराज सिंह चौहान की वजह से बीजेपी लगातार पिछले कई चुनावों में शानदार प्रदर्शन करती रही है। सबसे जो ज्यादा लिटमस टेस्ट होना है वह बिहार और उत्तर प्रदेश में होना है। बिहार में बीजेपी इस बार बगैर नीतीश कुमार के चुनाव मैदान में है और नए उनके जो पॉलिटिकल एलाई हैं रामविलास पासवान, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों को छोड़ के, जहां की अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उनका गठबंधन है। तो अब देखना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के पक्ष में कितनी सीट देती है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहता है तो माना जाएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता है नरेंद्र मोदी का वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन रुहेलखंड का जो इलाका है वह पिछले, अगर हम चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें जिसमें आज मतदान हुआ है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतर था। तो अब अगर इस बार इन दो जो पार्टियां हैं इनके मुकाबले अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा तो इसका निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल माइलेज है वह बीजेपी को और ज्यादा मिल सकता है। और अगर इस बार भी इस रीजन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन पुराने चुनाव के मुकाबले बरकरार रहा तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ा और ज्यादा चुनौती हो सकता है, ज्यादा और मेहनत करनी पड़ सकती है। जो उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें हैं उस पर कैंपेनिंग करने के लिए और उन क्षेत्रों में जो होने वाले मतदान है उस पर और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है, बीजेपी का ही पक्ष ले लेते हैं। ग्वालियर से बीजेपी नेता प्रभात झा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, राजस्थान में हुए, उसको लेकर तो आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि कर्नाटक में जो संकट रहा जिसके कारण बीजेपी को दिक्कत पेश आई, ओडिशा में आपका खाता नहीं खुला, वहीं बिहार में राजनीतिक समीकरण और आपके राजनीतिक दोस्त बदले हैं, झारखंड की बात करें तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन आपसे अलग यहां पर हो गए हैं, तो ये जो राज्य है वहां पर किस तरीके की मेहनत है, वहां से किस तरीके की उम्मीद है? राजनीतिक परिस्थितियों में अलग अलग परिवर्तन होता है। विधानसभा के चुनाव और हाल ही में हुए गठबंधन या जो हमसे अलग हुए उनके कारण जो परिस्थितियां बनी है उन सब पर हावी इस समय एक है कि भारत में परिवर्तन का दौर है। लोग चाहते हैं यूपीए से निजात, लोग उससे छुटकारा चाहते हैं और इस छुटकारे के लिए एक ही सहारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसलिए ये सारी बातें जो आप मुझे समीकरण गिना रही थी निहारिका, ये समीकरण मुझे नहीं लगता कि उन बातों पर कोई असर डालेगा। नहीं तो जहां पर बीजेपी जीत रही है बीजेपी वाले तो उसे पीछे खींच रहे हैं, चाहे राजस्थान कह दीजिए, बिहार कह दीजिए, यूपी कह दीजिए। नहीं है ये आपको लग रहा होगा, आपको मुझे नहीं लग रहा कहीं से। हमको लग रहा है कि मोदी देश को खींच रहा है पूरी तरह से और मोदी देश को खींच रहे हैं और देश मोदी को खींच रहा है। चलिए, कर्नाटक की स्थिति देखने वाली होगी। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा जिस तरीके से लौटे हैं इसका क्या असर हो सकता है, क्या आंकते हैं आप प्रभात जी? येदियुरप्पा जी पर जो केसेस थे वो केसेस के बारे में कोई आरोप नहीं हुआ और उन्हें पार्टी ने लिया। और आप जानते हैं कि येदियुरप्पा वहां के मासेस के लीडर थे, 7% वोट उन्होंने लिया था जी। और उसके बाद जो सर्वे पूरे चैनल्स ने दिखाए हैं उसके तहत वहां पर हमें 20 से अधिक सीटें मिल रही है। इसलिए हमने वहां रिवाइव किया है और हमारी ताकत वहां फिर से बढ़कर आई है।
पिछली बार 19 सीटें मिली थी, इस बार 20 सीटें मिलेंगी। सर, नरेंद्र मोदी का बयान था कि एक साल में जितने भी दागी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, स्पेशल कोर्ट का गठन होगा और वो सब जेल जाएंगे। अब ये बताइए कि वाइको, श्रीरामुलू, जिसको लेकर आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेकर तमाम इतना विरोध होता था, कुछ ऐसे नेता यूपी में भी आपने प्रोजेक्ट कर दिए हैं। अब 121 सीटें अगर इतनी इंपॉर्टेंट है, 121 सीटों पर बात करेंगे कि आपने श्रीराम लागू पे बात करेंगे और सुषमा जी नाराज थी। नहीं तो वो सीटें नहीं जिताएंगे क्या? कहने का अधिकार है, हम जनतंत्र में है। तो सर वो सीटें नहीं जिताएंगे, आपने उनको टिकट और दिया। आप जान रही हैं कि आप भी सच्चाई जानती हैं कि देश की स्थिति क्या है। प्रभात जी, देश परिवर्तन के दौर पे खड़ा है। प्रभात जी, हम उसी 121 सीट की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में जो पोलिंग का परसेंटेज है देश के बाकी राज्यों की तुलना में बार बार कम दिखाई दे रहा है? इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, पिछली बार भी आज जहां चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में 10 जगह से, उसमें हमें 8 सीटें मिली थी। और जहां तक हम बात करें तो परसेंटेज हमारे विधानसभा की तुलना में कम होंगे, लेकिन पिछले लोकसभा की तुलना में हर जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कहीं कम नहीं है। ग्वालियर का ही 41% वोटिंग थी, इस बार 49% समथिंग वोटिंग हुई है, इसलिए कोई वोटिंग कम नहीं हुई है। और उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी है, हर जिले को आप अच्छी तरह जानते हैं। कई चुनावों में आप उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी रहे, तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो रुहेलखंड में मतदान हुआ है उसमें आप कितनी उम्मीद करते हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है पार्टी को? देखिए वासिन जी, कोशिश की गई है कि माहौल बने, जनता की समझ बढ़ी है, जनता निजात चाहती है और विकल्प उसके पास भारतीय जनता पार्टी है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में यह होगा कि सपा बसपा साफ हो रही है, राजनीतिक तौर पर क्षेत्रीयता जो बढ़ी हुई है, क्षेत्रीयवाद जो बढ़ा हुआ है, जातिवाद का समीकरण टूटेगा वहां पर, और इसलिए राष्ट्रवाद का कमल खिलेगा। ये मैं कोई भावनात्मक नहीं कह रहा, मैं परिस्थिति जन्य, और क्योंकि आप वासिन जी वहीं के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि रुहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर से मजबूत बनकर उभरी है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में क्या लग रहा है आपको? उड़ीसा में भी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो पिछले कई चुनावों से लगातार जीतती रही है। निश्चित तौर पर उड़ीसा में जो क्षेत्रीय पार्टी है उससे भी हमारा भविष्य जुड़ेगा। हमारी अपनी भी कोशिश है कि हम वहां जीतें, और आप जानते हैं कि जनता दल, वहां पर जो नवीन पटनायक जी का जनता दल, बीजू जनता दल है, वह हमारे साथ पूर्व में भी रहे हैं, अटल जी के सहयोगी भी रहे हैं। इसलिए इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हमारी सरकार बनेगी तो वे हमारे गठबंधन में भी शामिल होंगे। लेकिन वो तो तीसरे मोर्चे की लगातार बात कर रहे हैं जी। और आपके लिए क्षेत्रीय दल कितना खतरा है? बिहार, झारखंड, वो तो तीसरे मोर्चे की तो वकालत कर रहे हैं। वो निहारिका जी जी, नहीं, निहारिका जी वो करते रहे, जयललिता भी कर रही हैं। नहीं, एक चीज और इसमें जोड़ना चाहेंगे प्रभात जी, मतलब आपके साइलेंट पार्टनर हैं, वो आपके साइलेंट पार्टनर हैं जी। अब कैसे पार्टनर है ये समय तय करेगा। नरेंद्र मोदी ने जब रैली की वहां पर तो लगातार वो इस बात को रखते आए हैं वहां कि 14 साल का राज्य यहाँ का और 13 साल का हमारा गुजरात का राज्य, और दोनों को कंपेयर करते रहे। तो ऐसे में फिर कैसे नवीन पटनायक साथ देंगे आपका? ये देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बनती है। कभी किसी ने विचार किया था कि रामविलास पासवान हमारा समर्थन करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आएंगे? लेकिन चुनाव से पहले की परिस्थिति अलग, चुनाव के बाद की परिस्थिति अलग होगी। जी, ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ हैं। जब राजनीतिक ताकत हमारी बढ़ेगी तो किसी को भी अपने पास खींच लेगी। एक मैग्नेटिक पावर रहेगा तो किसी को भी खींच लेगा, राजनीतिक ताकत बढ़ेगी तो। ये जब शक्ति बढ़ती है तो ताकतवर के पास लोग आते हैं और आते ही हैं। जी, ज्ञानेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के उभार को? मोदी लहर या बीजेपी का जनाधार बढ़ना, किस तौर पर इसे परिभाषित करेंगे? देखिए, दोनों बातें एक साथ अगर आप जोड़ के देखें तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का खुद का कहना है कि हम सबसे आगे हैं, और उनका कई जगह उन्होंने ये क्लेम, खुद पर्सनल क्लेम किया है, जबकि मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि मोदी की नहीं है, ये बीजेपी की लहर है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी की भी अगर ये लहर है तो ये नरेंद्र मोदी की वजह से है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो उभार आया है, जो तेजी आई है, उसका फायदा ही बीजेपी को मिल रहा है। इसलिए इस समय नरेंद्र मोदी के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है, और अगर बीजेपी है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है। अगर मुरली मनोहर जोशी इस बयान से अपने को खुश करना चाहते हैं या बनारस से हटा के उनको कानपुर भेजे जाने के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं, तो कम से कम ये बयान उसके लिए मुफीद नहीं है। जी चलिए, तो यूपी, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में क्या ये गुल खिलाता है, ये लहर से क्या स्थितियां बदलती हैं, ये देखना काफी अहम होगा। हमारे साथ प्रभात झा जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे संपादक वासेंद्र मिश्र हैं। लगातार हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक यहां। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। क्या आदमी है यार। चेन क्यों खींचा भाई? जिस भी यात्री ने गाड़ी की चेन खींची है, रेलवे डिपार्टमेंट उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि आगे पटरी टूटी हुई है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। चले कभी न रुके, कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। नेरोलाइक इंप्रेशंस के हाई डेफिनेशन कलर स्टैंडर्ड पेंट से बेहतर कैसे? तुम्हें क्या लगता है HD घर में कैसे लोग रहते होंगे? एकदम कलरफुल पेस्ट्री टाइप्स। और स्टैंडर्ड घर में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स। जब नेरोलाइक इंप्रेशंस का HD कलर लगेगा तो घर के साथ साथ आपका भी इंप्रेशन बढ़ेगा। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। भाई और बहनों, हमारा वादा है देश का हर बच्चा स्कूल जाएगा। हमारा एक ही नारा है, देश का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। वोट हमको। हम शांति एवं अहिंसा में विश्वास रखते हैं। 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तू फिट नहीं, इसलिए तुझे वोट नहीं। डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। भाई बहुत गर्मी है यार यहाँ। चल कोई हिल स्टेशन चलते हैं। क्या है वहाँ? हरियाली, बर्फ,
माइंड भी तो क्लियर हो जाएगा ना, फ्रेश हो जाएंगे। हो गया रिफ्रेश, चल निकाल 10 रुपए। क्यों भाई हिल स्टेशन घुमाने के। स्प्राइट क्लियर है। उफ, डैंड्रफ, झड़ते बाल, इचिंग स्कैल्प, नीड एन एक्सपर्ट। बालों के 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हबीब हर्बल हेयर ऑयल। हबीब हर्बल हेयर ऑयल, एक्सपर्ट एंटी फंगल हेयर नरिशिंग ऑयल। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। आजादी के बाद देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं। सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं। तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं। पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी। अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के बीएसपी को सफल बनाएं। तो ये जो 12 राज्यों में चुनाव है, लिटमस टेस्ट है। कुल मिलाकर दो परंपरागत दल यानी कि बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी जहां मोदी लहर को गिनाती है, वहीं कांग्रेस केंद्रीय सरकार की उपलब्धियों को गिनाती है। लेकिन उन सब के बीच हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। ये हमारा खास कार्यक्रम है। 121 सीट में 21 कौन, इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रभात झा बीजेपी से, संपादक वासिंद्र मिश्र जी संगम के, और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, ये बताइए कि जिस तरीके से 1996 का जो दौर था, एक समय था जब बीजेपी 96-98 में पॉलिटिकली अनटचेबल कह रही थी। ठीक है, आप मोदी लहर को इनकैश कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप बयान दे रहे थे। सुबह आपको याद होगा सुषमा स्वराज के बचाव में आप बयान दे रहे थे। आपकी पार्टी के कुछ नेता ट्वीट कर देते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं, फिर उसके स्टेटमेंट में आप ही प्रवक्ता के तौर पर आते हैं, बचाव करते हैं और कहते हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है। सवाल ये कि आप सीटें सब जीत लें लेकिन पॉलिटिकली अनटचेबल ना बने, ये बहुत बड़ी चीज है ना। देखिए, पॉलिटिकल अनटचेबल हम नहीं हैं और इसका ताजा उदाहरण पिछले 2 महीनों में मिला है। और मैंने अभी हाल ही में आपसे कहा निहारिका कि जब हमारी राजनीतिक ताकत उभरेगी और 16 मई के बाद जब काउंटिंग होगा और उस काउंटिंग में जब हमारी ताकत अंकों में बढ़ेगी तो ये अछूत कहने वाले लोग हमारे साथ अपने आप आएंगे। नहीं, ये तो लहर का असर राजनीति इतना, में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है। ठीक, तो लहर का असर ये है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही, उनको भी पगडंडियों की जरूरत है खड़े होने के लिए। राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं और इसलिए संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अभी चाहते हैं, हमने स्थितियां बनी है 300 से अधिक सीटों बनने की, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ बातें रहती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो सारे सर्वे देखे हैं, उन सर्वे में अकेले 250 सीटें बीजेपी को दी जा रही है। प्रभात जी, सबसे ज्यादा जो जरूरी सवाल है वो ये है कि बीजेपी पूरे देश में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पहली बात। दूसरा, जो आप अभी हमारे दर्शकों को बता रहे हैं उसमें आप ही की बात में कई तरह का कंट्राडिक्शंस दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं या आपके दल के नेता दावा कर रहे हैं या अलग अलग जो सर्वेज हुए हैं मीडिया के वो सब दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो बयान आ रहे हैं आप लोगों के, उसमें आप लोगों के नेताओं का ये दावा है कि बीजेपी अकेले बहुमत की सीमा जो है उसको टच करने जा रही है। तो जब इतना एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं, आपको एनडीए के जो बाकी पार्टनर हैं शायद उनके भी समर्थन की जरूरत न पड़े, तो दूसरी तरफ इतना